माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले तो दो तीन चीजें जब तक सर आ रहे हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से बार बार पूछता हूं कि खाना क्यों खाते हैं, आप कहते हैं कि एनर्जी के लिए। फिर पूछता हूं कि खाने में एनर्जी कहाँ है, आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट में। फिर उसमें पूछते हैं कि एनर्जी कहाँ है, तो आप कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स में। केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ दो, एनर्जी मिल जाएगी, बना लो, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फिर हम ये पूछते हैं कि ये बताइए कि केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी कहाँ है क्लास 11th में आके, तो आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। उन इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं, रिड्यूसिंग पावर बनाते हैं। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से आप किसी चीज को रिड्यूस करेंगे, तो ये रिड्यूसिंग पावर है। और इसीलिए जब आपने ग्लूकोज में से इलेक्ट्रॉन निकाला, हाइड्रोजन निकाला, तो अल्टीमेटली एरोबिक रेस्पिरेशन में ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों किसी ना किसी को पहुंचाने पड़ेंगे और उस चीज को रिड्यूस करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। हम जो ग्लूकोज की जो एनर्जी हार्नेस कर रहे हैं, वो एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन्स में है। वहां से हमने जो इलेक्ट्रॉन्स और एच हटाया है, वो आखिर में किसी ना किसी को देना पड़ेगा। और किसी ना किसी को अगर हम देंगे तो वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन भी होगा, टर्मिनल एच हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होगा। ये दोनों काम कौन करता है? ऑक्सीजन। और क्योंकि इससे आप उसे रिड्यूस कर रहे हैं, ये रिड्यूसिंग पावर है, तो जो चीज आप है जिसको रिड्यूस कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन रिड्यूस होकर के वाटर बनेगा। तो इस काम को करने के लिए आपने रास्ते में जितनी भी रिड्यूसिंग पावर बनाई, रिड्यूसिंग पावर में NaDH होगा, FaDH2 होगा, उनसे अब ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को आपने पास करना है। इसके लिए आपने एक सिस्टम बना दिया है। उस सिस्टम में करीब करीब सारे कंपोनेंट्स प्रोटीन है, एक मोबाइल कैरियर को छोड़ के, जिसे यूबिक्विनोन कहते हैं। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है। और ये जो सिस्टम है प्रोटीन का, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, और इनके बीच में दो कैरियर्स हैं। एक यूबिक्विनोन जो लिपिड है, अकेला लिपिड कंपोनेंट है। एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये विद इन द मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ही मूव करता है और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट लेता है कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों से, और उन्हें कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचाता है। कॉम्प्लेक्स 3 से एक और कैरियर जो कि आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे है, ये वाटर सॉल्युबल है, इसे साइटोक्रोम सी कहते हैं। ये इसको कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचते पहुंचते इस इलेक्ट्रॉन की काफी एनर्जी हार्नेस हो गई है। अब इसमें केवल इतनी एनर्जी बचती है कि एक टर्मिनल ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स 4 से ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है, और वो है ऑक्सीजन। बताइए हाँ या नहीं, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए जी सर। इज दिस काफी। वर्किंग? इज दिस वर्किंग? वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, यस। यस, बहुत बढ़िया बेटे। अब आप अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम उठा लीजिए। अगर आपके पास आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है तो देखिए क्या हो रहा है। ये जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, NaDH का इलेक्ट्रॉन आपने कॉम्प्लेक्स 1 से ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया, तो आप हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड डाउन हिल। जब ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटे, तो हर स्टेप पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, जो अब रिलीज हो रही है जब आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करें, तो उसका करें क्या? सो जल्दी से आंसर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैंने इस वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मैंने आपको बता दिया कितने प्रोटीन है, कौन लिपिड है, कौन कहां पर लोकेटेड है। इसके अलावा प्लीज अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी का आप करें क्या? इससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। इसकी मदद से ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, H+ को पंप करेंगे इनटू कहां से कहां, कहां से कहां करेंगे बेटे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में। वहां पर क्या करेंगे आप? प्रोटॉन का ग्रेडियंट इकट्ठा करेंगे। अब आप देख लीजिए डायग्राम में ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन पंप है, कॉम्प्लेक्स 3 प्रोटॉन पंप है, और कॉम्प्लेक्स 4 भी प्रोटॉन पंप है। तो क्वेश्चन बनता है कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन पंप नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन 2। याद रखिए, ऑप्शन 2 से FaDH2 के इलेक्ट्रॉन्स घुस रहे हैं। इसका मतलब FaDH2 के जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 से जा रहे हैं, उसके आगे केवल दो इलेक्ट्रॉन पंप है बेटे, दो प्रोटॉन पंप है, एक कॉम्प्लेक्स 3 और एक कॉम्प्लेक्स 4। जबकि NaDH से जो जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 तीनों है। लूजली आप ये सोच सकते हैं कि NaDH से जब हम थ्योरेटिकल हीट लेते हैं तो 3 ATP, और FaDH2 से लेते हैं तो 2 ATP की हीट लेते हैं। एक और चीज ध्यान रखिए बेटे, एक और क्वेश्चन। पहला जो प्रोटॉन पंप है, चार को पंप कर रहा है H+ को, और अगर आप देखेंगे बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 वो भी 4 को कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 केवल 2 को कर रहा है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फ्लाविन न्यूक्लियोटाइड्स, ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है विद इन द फोटो सिस्टम? तो एक FMN देखिए और एक FAD देखिए। FMN बेटे कॉम्प्लेक्स 1 में, FAD बेटे कॉम्प्लेक्स 2 में, और दोनों से बेटे आयरन सल्फर प्रोटीन। और अगर आप बेटे कॉम्प्लेक्स 3 भी देखें तो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी आयरन सल्फर प्रोटीन है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 4 में आयरन सल्फर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, और वहां पर बेटे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज AA3 शुरू होता है कॉपर A से, AA3 कॉपर B, और उसके बाद में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं NaDH का बताऊं, तो आप NaDH से जब आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो पहले FMN, FMN से FeS, वहां से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन उसको बेटे कॉम्प्लेक्स 3 में ले आया B, और उसके बाद में आयरन सल्फर C1, वहां से साइटोक्रोम C, उसके बाद में कॉपर A, साइटोक्रोम A A3, और कॉपर B
और उसके बाद में बेटे टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसी तरह से FADH2 का आपसे ट्रेस करा लेंगे। दीज आर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। दूसरी चीज ये है, अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बेटे प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा हो गया है, इसके ऊपर चार्ज है, ये यहां से यहां जाने की कोशिश करेगा वापस, लेकिन बीच में फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, जो भी चीज बेटे लिपिड सॉल्युबल नहीं है वो सीधा डिफ्यूज नहीं कर पाएगी। इसका मतलब उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, और वो रास्ता आप बनाएंगे एटीपी सिंथेस की मदद से। और पीटर मिशेल इनका नाम था, इन्होंने एक केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस दिया। ये जो ऑस्मोसिस होगा बेटे प्रोटॉन का थ्रू दिस स्पेस, जिसे आप एटीपी सिंथेस कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं केमी ऑस्मोसिस हो रहा है प्रोटॉन का। एनर्जी जो है वो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस एटीपी सिंथेस का जो एक एक पर्टिकुलर बेटे कंपोनेंट है वो कैटालिटिक है, और वो एडीपी में एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ करके एटीपी बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोटॉन का केमी ऑस्मोसिस हो रहा है तो उसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो बेसिकली नीचे जो रोटर मूवमेंट होगा उसमें आप एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ पाएंगे और एटीपी बनाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। सो एटीपी बना कैसे? एटीपी दो तरह से बनता है, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, लेकिन है वो फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब जब भी एटीपी बनेगा आप एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ेंगे, इसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसको जोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आई? तो अभी आप देख रहे हैं एनर्जी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आई। ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन H निकाला है आपने, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आया, इसीलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और क्या आप समझ गए कि क्लोरोप्लास्ट में क्यों इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कहेंगे? इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन उस कंट्रोवर्सी को अभी खत्म करते हैं कि आप ये समझिए कि 4 प्रोटॉन चाहिए एक एटीपी को कन्वर्ट करने के लिए। तो डायग्राम में क्या है, लिखा क्या है? सो द आंसर इज बेटे 4 प्रोटॉन फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे किससे पूछे जा सकते हैं? साइनाइड बेटे असर करता है कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर। तो इतनी आपको चीजें समझ में आ गई। मुझे लगता है कि ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या ये बात सही है? तो शर्मा सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बार आप चैट देख लीजिए। बच्चों यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, क्विकली पूछ लो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पर्सनली लगता है कि ये वाले सेशंस स्पेशली इफेक्टिव इसलिए होते हैं कि आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मतलब क्लास के अंदर वो कंफर्ट नहीं होता। यहाँ पे एक लेवल ऑफ एनोनिमिटी है, कोई आपको घूर के देखेगा नहीं कि घरे हो क्या, समझ में नहीं आया। वट एवर योर डाउट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन आस्क डॉक्टर शर्मा एंड ही वुड बी एबल टू आंसर बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। कुछ भी डाउट है? अन्वेषा, आपका कुछ डाउट था? कोई 2H वगैरह पूछा था, वो शर्मा वो सर ने क्लियर। बता दिया, वो डाउट क्लियर कर दिया। अभी नीट एनीथिंग एनीथिंग, व्हाट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स? इसका क्या मतलब है यार? क्वेश्चन बिल्कुल। प्रोटॉन मोटिव फोर्स, यस यस, पीटर मिशेल का हाइपोथेसिस है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, आपने यही कहा कि ये जो फोर्स है, इसी की जो एनर्जी है, इसी से आप जो है बेटे फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। P/O हाइपोथेसिस। सर आपने कहा मेरा वीडियो डाल देना, तो मेरा एक बहुत शानदार वीडियो है पीटर मिशेल का केमी ऑस्मोसिस का, P/O रेशो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। हालांकि मैं मैं भी डालूंगा सर। एडवाइस नहीं करूंगा कि आप नीट से पहले उसे देखें, लेकिन फिर भी जो PMF की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। सर आपको चैट दिखाई दे रही है? सबस्ट्रेट बच्चे लेवल फॉस्फोराइलेशन अभी बता देता हूं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का काम ये है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि आपने फॉस्फोराइलेशन किया, एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा, उसके लिए आपने हाई एनर्जी फॉस्फेट किसी और चीज से लेकर के सीधा एडीपी को दे दिया। तो आपने सीधा, मतलब मान लीजिए क्रिएटिन फॉस्फेट है, एक फॉस्फोजन है क्रिएटिन फॉस्फेट, मसल में इसके पास हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है, आपने उसका हाई एनर्जी फॉस्फेट उठा करके सीधा किसको दे दिया? एडीपी को दे दिया। इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम क्या कह रहे हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दो ही तरीके हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बना लीजिए या आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना लीजिए, और जैसा मैंने आपसे कहा मेजॉरिटी इससे बनाई जाएगी। और बताइए। आपको चैट दिखाई दे रही है सर? फ्लो हाँ ऑफ मेरे इलेक्ट्रॉन, को। प्लीज। क्या हमें जरूरत है फ्लो? सर ऐसा करें, इसको पहले आपको जो आगे डिस्कशन करना है इस वाले टॉपिक में कर लेते हैं, उसके बाद इनके कुछ डाउट ऐसे आ रहे हैं जो अभी आप कवर करेंगे। हम्म, नहीं जिया कुमारी, मैं, बनता नहीं है, दिस इज अनफेयर। जो टिश्यू कल्चर मैं, के बारे में पूछ रहा है, जो हाँ। लाइफ साइकिल के बारे में पूछ रहा है, टेरिडोफाइट। साइनाइड इज अ वेरी पोटेंट इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। तो ये मैंने करीब करीब सारे बता दिए सर, सारे बता दिए हैं। ये इधर उधर के आप डाउट्स पूछ रहे हैं नहीं बच्चे। नहीं, इधर उधर का बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि जो बाकी बच्चे फोकस करके इसी वाले टॉपिक में उनका टाइम वेस्ट होगा। सर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब यह है कि होगा तो डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, क्या एरिया चाहिए। मॉसिस की लाइफ साइकिल जरूर बता दूंगा आयुष, पर दिस इज नॉट द राइट टाइम। अगला टॉपिक गाइस, करते हैं सर, विद आयुष हाई भैया, इंटेंसिटी। मेरा रिक्वेस्ट है, हाँ। आई गेट एक्सट्रीमली अनॉयड बाय द फैक्ट दैट हम जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा हम 10 चीजें और पूछ रहे हैं, जो पढ़ाने वाली चीजें उसको नहीं पूछ रहे हैं। इट इज अनफेयर टू अदर पीपल्स टाइम। तो प्लीज ये मत करो। आप ये करोगे नेक्स्ट टाइम। इतनी बायो मुझे भी आती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले स्वयं जी मैं यहाँ से निकाल दूंगा अभी। आई एम सॉरी, इट इज नॉट ओके। लेट्स यूज दिस टाइम फॉर व्हाट शर्मा सर इज टीचिंग। शर्मा सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके सर, दूसरा क्या है? नर्व पोटेंशियल, इफ आई एम राइट। मतलब वी आर ट्राइंग टू पोटेंशियल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, करेक्ट।
हाँ, तो इसीलिए है ना सर, बड़े छोटे छोटे पावर पैक सेशन करते हैं ताकि बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी कर दिए जाए। नर्व पोटेंशियल में बेटे बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है एक्साइटेबल सेल की, वो पोलराइज्ड होती है, ध्यान देना बेटे। मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर एक्सेस ऑफ कैटायंस और जस्ट अंदर एक्सेस ऑफ एनायंस इकट्ठे हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हम मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर और जस्ट अंदर कह रहे हैं, मैं पूरा ईसीएफ और पूरा आईसीएफ नहीं कह रहा हूं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, बहुत कॉमन मिस्टेक है फिजियोलॉजी में। बच्चे सोचते हैं कि पूरा का पूरा बाहर पॉजिटिव और पूरा का पूरा अंदर नेगेटिव, ऐसा नहीं है। जस्ट ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन हमने ये कहा कि क्या इकट्ठा कर दिया है बेटे, शाबाश, क्या इकट्ठा कर दिया है, कैटायंस को, एक्सेसिव कैटायंस को, पॉजिटिव चार्ज को, और अंदर एनायंस को। एक और चीज याद रखिएगा बेटे, अभी आप पूछ रहे हैं डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और अगर आप कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट कैरियर चाहिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को सैचुरेट किया जा सकता है। एक और बात ध्यान से समझिए, जो ईसीएफ है बाहर, ध्यान देना बेटे क्वेश्चन, जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सोडियम प्रिंसिपल कटायन है, अंदर जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें पोटाशियम प्रिंसिपल कटायन है। तो अगर मुझे पोटाशियम, अगर सोडियम को, ध्यान दीजिएगा, सोडियम को बाहर से अंदर लेके जाना है सेल के अंदर, तो ये बेटे एक डिफ्यूजन होगा, ये चैनल से होगा। और अगर मुझे पोटाशियम को अंदर से बाहर लेके जाना है, तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये भी क्या होगा बेटे, ये भी क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, लेकिन चैनल से होगा। लेकिन अगर मुझे सोडियम को बाहर से अंदर से बाहर फेंकना है और पोटाशियम को बाहर से अंदर लेके आना है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, ये चैनल से नहीं होगा, ये एक पंप से होगा। उस पंप का नाम है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट हो गए बेटे सोडियम और पोटाशियम के। आपसे एग्जामिनर में, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि अगर मैं सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है, फ्लक्स से ही आपको पता चल रहा है कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तब आप कहेंगे कि ये चैनल होगा जी, सोडियम चैनल। और अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए पंप चाहिए, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस कहते हैं। वो सोडियम को भी ट्रांसपोर्ट करता है, पोटाशियम को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और इस काम के लिए, क्योंकि ये अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एक्टिव है, इसके लिए एक्सटर्नल एटीपी एनर्जी चाहिए, एटीपी की केमिकल एनर्जी चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। दो चीजें, अगली क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से। सोडियम पोटाशियम पंप आपसे एग्जामिनर पूछेगा इलेक्ट्रोजेनिक कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो बेटे जब सोडियम और पोटाशियम को जब करीब करीब साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट करता है, तो 3 सोडियम को बाहर और साइमल्टेनियसली 2 पोटाशियम को अंदर लेके आता है। तो बड़े ध्यान से समझिए, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटाशियम अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स्ट्रा कैटायन बाहर जा रहा है, एक एक्स्ट्रा कैटायन बाहर जा रहा है, और उसने इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, इसलिए उसे इलेक्ट्रोजेनिक कहते हैं। अगला एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि पहले ही सोडियम बाहर जाता था, अब आपने और सोडियम बाहर फेंक दिया, तो आपने सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा दिया, और पोटाशियम पहले ही अंदर जाता था, आप और ले आए, इसका मतलब आपने पोटाशियम का भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना दिया। अब ये बताइए कि वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? तब आप कहेंगे कि ये जो है चार्ज है, इनको किसी चैनल से जाना पड़ेगा। जा तो सकते हैं, पर वो चैनल खुले होने चाहिए। और यहां पर आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन आपको याद आ गई कि रेस्टिंग कंडीशन में जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है इज रिलेटिवली मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयंस एंड इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। आपने सोडियम आयन जो बाहर इकट्ठा कर दिया है, वो अंदर आ नहीं सकता क्योंकि सोडियम चैनल बंद है, लेकिन पोटाशियम आयन का भी ई फ्लक्स हो सकता है क्योंकि कुछ पोटाशियम चैनल खुले हुए हैं। और इस वजह से एक तो इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप, और दूसरा बेटे ध्यान दीजिए, ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम की वजह से यहां पर एक्स्ट्रा एक जो है एडिशनल कैटायंस इकट्ठे हो गए हैं, और मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की तरफ जो सरफेस है उसके ऊपर एक्स्ट्रा कैटायन इकट्ठा हो गया, या पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नॉन डिफ्यूजेबल एनायंस रह गए जिनका ट्रांसपोर्ट नहीं किया। यहां एक कैटायन एनायन था, कैटायन तो बाहर भेज दिया, एनायन अंदर रह गया, और ये नॉन डिफ्यूजेबल है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, और ये प्रोटीन्स है। इस तरह से ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो गई है। पोलर का मतलब है चार्ज सेपरेशन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस बेटे बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बड़ी अनस्टेबल कंडीशन है, होनी भी चाहिए क्योंकि एक्साइटेबल सेल की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। इसी को डिस्टर्ब करके स्टिमुलस से आप जो है नर्व पोटेंशियल को जनरेट करेंगे। स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने इस हाथ को टच किया, इसके ऊपर कोई पिन चुभोया, गर्म रखा, ठंडा रखा, मैंने इसका एनवायरनमेंट चेंज किया। जैसे ही मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का स्टिमुलस लगाऊंगा, एग्जामिनर पूछेगा क्या होना है, सोडियम चैनल खुलेंगे बेटे। सोडियम चैनल खुलेंगे तो बताइए क्या होगा, सोडियम बाहर जाता है, अंदर कम है, सोडियम कहां आएगा, अंदर आएगा। इसे कहते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। इसकी वजह से मोमेंटरीली मिली सेकंड्स के लिए रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होगी, और इस चीज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और इसी बेटे फ्लो की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो है इंपल्स ट्रेवल करती है, और ट्रेवलिंग स्टिमुलस को ही इंपल्स कहा जाता है, और इस तरह से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स फॉलो ऑल और नन प्रिंसिपल। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो सारे खुल जाएंगे, और इसी डीपोलराइजेशन को आप एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। आइडियली एक्शन पोटेंशियल की एक फेज और है जिसे हम रीपोलराइजेशन कह सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो आपसे यही पूछा जाएगा कि डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन कैसे होता है। सो डीपोलराइजेशन के बाद में रीपोलराइजेशन का मतलब यह है कि जो बचे हुए पोटाशियम चैनल है वो खुल जाते हैं और पोटाशियम बाहर जाता है। फिर समझ लीजिए बेटे, डीपोलराइजेशन की वजह है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, और रीपोलराइजेशन की वजह है इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम।
बैलेंस मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा काम करता रहता है। ओरिजिनल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करता है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम भी काम करता है, लेकिन रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन के बाद में डायरेक्टली इसी काम के लिए सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत नहीं है। हालांकि आयन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप जरूर काम करता रहेगा। दूसरा, हम एक और बात जानते हैं कि जहां सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा, तो जो अगर सोडियम अंदर आ रहा है उसे किसी तरह से बाहर नहीं भेजा गया तो एनिमल सेल में पानी भर सकता है। सोडियम पोटेशियम पंप का एक ये भी काम है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन हो गए। पोलराइज्ड एक्सोनल मेम्ब्रेन पोलराइज्ड इसका मतलब बाहर कैटायन, बाहर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव, अंदर बैठे नेगेटिव। ये बताइए सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना कैसे? तो आप कहेंगे सर 2 वजह से बना। एक वजह तो थी इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरा इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। फिर वो आपसे पूछेगा अगर आपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे दिया तो क्या होगा? आप कहेंगे कि सर सोडियम चैनल खुलेंगे, ऑल और नन प्रिंसिपल, और डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन को और आप क्या कह सकते हैं? एक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। इसकी कोई और फेज है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद में रीएस्टैब्लिशमेंट कैसे होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का? तो दैट वुड बी बिकॉज ऑफ इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। इतनी बात सर आपको कर। हाँ जी सर। सर बच्चे कह रहे हैं ये क्या हुआ, ये ट्रेन एकदम से 180 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। तो आप ही ने तो कहा था, ये आप ही की तो शरारत थी, रैपिड फायर रैपिड फायर। और मैं तो आंसर दे रहा हूँ, इस रैपिड फायर में मैं आंसर दे रहा हूँ। मैं वो रैपिड फायर में तो पहले क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछता था। ये आप ही का, मैं समझ गया था कल से आप ही की शरारत है ये परसों से। सर तो मुझे एक चीज बता दीजिए कि बच्चे इस वाली चीज को एब्जॉर्ब कैसे करें? दे कांट टेक एनी नोट्स, दे कैन जस्ट बी इन नहीं कन्वर्सेशन नहीं विद सर, यू मैं एंड क्वेश्चन लिसन। बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 आप ऐसे समझो, सब पढ़ा हुआ है आपने। क्वेश्चन नंबर 1, पोलराइज का मतलब क्या है? आपने कहा जी बाहर एक्सेस ऑफ चार्ज सेपरेशन होगा। बाहर क्या है? पॉजिटिव, अंदर क्या है बेटे? नेगेटिव। एग्जामिनर आपसे पूछेगा बनेगा कैसे? तो आप ये कहेंगे जी इलेक्ट्रोजेनिक नेचर है सोडियम पोटेशियम पंप का, रिफ्लक्स हो गया पोटेशियम का। एग्जामिनर पूछेगा भाई ये क्या हुआ है, ये इफ्लक्स क्यों हुआ बेटे पोटेशियम का? आप कहेंगे कि और इन्फ्लक्स क्यों नहीं हो रहा है सोडियम का? तो आपको एनसीईआरटी की एक लाइन याद आएगी कि रेस्टिंग कंडीशन में सारे सोडियम चैनल बंद है, इट इज इम्परमिएबल टू सोडियम एंड स्लाइटली मोर परमिएबल टू पोटेशियम, इसलिए हुआ। तो अंदर नेगेटिव किस लिए हुआ? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जी कैटायन तो हम बाहर ले गए पर एनायन का तो कुछ किया नहीं, वो एनायन तो अंदर ही रह गए, वो डिफ्यूज करे नहीं। वो कौन है? प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? जनरली नेगेटिव। ज्यादातर चीजें सेल के अंदर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो नीचे इकट्ठे हो गए, इसकी वजह से अंदर नेगेटिव हो गया। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब उसने कहा जी हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया स्टिमुलस से, बताओ क्या होगा? आप कहेंगे जी सोडियम चैनल खुल जाएंगे। सोडियम चैनल खुलेंगे तो क्या होगा? सोडियम बाहर जाता था अंदर आ जाएगा, इसे क्या कहते हैं? इनफ्लक्स। उससे क्या होगा? मिली सेकंड्स के लिए रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो जाएगी, इस तरह से करंट फ्लो करेगा, इस तरह से स्टिमुलस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इस ट्रैवलिंग स्टिमुलस को क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। क्या क्या फेज आ गई? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की वजह क्या है? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल की वजह से क्या हुआ? इनफ्लक्स। सोडियम चैनल कब खुलेंगे? जब आप थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगाएंगे। अब जब चीज डीपोलराइज कर दी तो उसके बाद रिपोलराइज भी तो करना पड़ेगा ताकि अगला स्टिमुलस आ सके। उस काम के लिए पोटेशियम चैनल खोल दिए। पोटेशियम चैनल खोल दिए तो पोटेशियम बाहर चला गया। रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ओरिजिनल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अंतर क्या है? तो आप ये कहेंगे कि पहले में हमने सोडियम पोटेशियम पंप इस्तेमाल किया था, इसमें डायरेक्टली नहीं कर रहे। हालांकि फिर भी सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा काम करता रहता है क्योंकि आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 7 8 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जय हो गुरुजी, मजा आ गया। वाह, एक वेरी बच्चे ने गुड। हाइपर पोलराइजेशन पूछा है बेटे। हाइपर पोलराइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज ये देखिए कि अगर आपने केमिस्ट्री में नर्स पोटेंशियल पढ़ा है, तो अगर आप किसी एक मेम्ब्रेन को कंप्लीटली परमिएबल बना दें एक आयन के लिए और बाकी सब आयन के लिए इम्परमिएबल बना दें, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आपको, सो किसी एक मेम्ब्रेन को आपने एक आयन के लिए टोटली परमिएबल, बाकी सबके लिए इम्परमिएबल कर दिया, तो अपने ग्रेडियंट के हिसाब से उस आयन का या तो इन्फ्लक्स होगा या इफ्लक्स होगा, और अंदर की तरफ जो नया पोटेंशियल बनेगा वो बेटे नर्स पोटेंशियल होता है। उसे हम कहते हैं -61 लॉग कंसंट्रेशन इनसाइड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन आउटसाइड। सो जब आप पोटाशियम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पोटाशियम का जो नर्स पोटेंशियल है वो -94 के करीब है, और इसीलिए जब पोटाशियम की इफ्लक्स की वजह से रिपोलराइजेशन हो रहा है तो वो 70 को ओवरशूट कर जाएगा बेटे, -70 को, और वो -90 तक जाएगा। आप याद करिए केमिस्ट्री, और इसीलिए ये हाइपरपोलराइजेशन होता है। हालांकि नीट के लिए जरूरी नहीं है, पर आपने पूछा है और रिलेटेड टॉपिक है तो मैंने बता दिया। जी सर। बच्चों आप में से कितने लोग के पेरेंट्स डॉक्टर हैं और वो यहाँ पे बैठे हुए, जरा बताना। और नहीं बैठे हुए तो उनको बैठा लो, मजा आ जाएगा उन्हें, क्योंकि उन्हें अपने एमबीबीएस के पहले के दिन याद आ जाएंगे। तो सर ये है ना, कितने लोग मतलब पेरेंट्स डॉक्टर हैं? मुझे पता है राघव के फादर डॉक्टर हैं, बाकी और किसके पेरेंट डॉक्टर हैं? चलिए सर आगे चलें, तीसरा पॉइंट। ठीक है बेटे, हमें बेटे आधे घंटे डेढ़ आधे पौने घंटे में खत्म करना है अपना सेशन, और ये पावर पैक्ड सेशन होने चाहिए। क्यों सर? एब्सोल्युटली सर। तो अब हम जो मेन आपने आपने फिंगर। सजेस्ट किया रैपिड फायर से बढ़िया क्या? मैंने सोचा रैपिड फायर में आंसर दे देते हैं ना। हाँ सर, तो मेरे हिसाब से है ना, आप 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं। दो अ, कर दो कर दिए 20 मिनट में, मैं 25 मिनट। मैं बच्चों की जो यूनियन है उसका लीडर हूँ, तो आई हम्म, वांट टू रेकमेंड हम्म। कि ऐसे कम से कम 10 रैपिड फायर होने चाहिए विद हाँ, थ्री हो जाएंगे। पावर पैक। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप टॉपिक के शर्मा लिए सर, तो नेक्स्ट वाला शाम को 5 बजे करना है सर। आज शाम को, आज नहीं कल कर लो।
कल करो। आपने कहा कि सर हो जाएंगे, मैंने कहा ठीक है, जब आपने बोल नहीं, दिया मेरे को गुरु जी क्या तो पता था, बच्चों की यूनियन के लीडर हो ना, इसलिए कह रहा हूँ। मैं भी टीचर एसोसिएशन का लीडर हूँ। ठीक है। तो तो कल कर लेते हैं। कल कर कल लेंगे, जब ये ठीक है बिल्कुल थके हुए होंगे, इनके पास खूब क्वेश्चन होंगे, कल ये एआईटीएस दे चुके होंगे। उसके बाद करेंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इनका दिमाग, और पढ़ने का बिल्कुल मन ठीक नहीं है। कर रहा होगा, तो ये खाना, ये बड़ा अच्छा होता है। जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप ऐसे सेशन में बैठ जाओ, कम से कम चाय पीते हुए सुन लो क्या कह रहा है ये। सही बात है, तो ऐसा करेंगे कि 6 बजे बैठ जाएंगे कल इनके साथ, ये 5 बजे पेपर देके आएंगे, 6 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे, हाँ, बढ़िया हो जाएगा। हाँ। और आते ही जो है मतलब कि आओ बेटे, वेलकम बैक, हैव अ कप ऑफ टी, टक, 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 एंजॉय। टक। सोडियम कहाँ गया, पोटाशियम कहाँ गया, अब ये ऐसे कराओ। हाँ, तो सर ऐसा करते हैं, लेट्स गो इनटू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बच्चों से पूछा चाहता हूँ आपको क्या तकलीफ होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जरा क्विकली लिख दो। विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 2 मिनट्स, क्विकली लिख हाँ, दो कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या समझ नहीं आता, लिख दो। शर्मा सर इज हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्विकली बता दो क्या समझ नहीं आता। पॉलीमॉर्फिज्म, सैटेलाइट डीएनए, डेटा, डेटा क्या है भाई, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सैटेलाइट एंड सैटेलाइट, वीएनटीआरएस। ओके यार, ये सब तो शर्मा सर ने वीडियो में कवर किया था, आपने वीडियो देखा नहीं? दोबारा बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे ना, क्वेश्चन बता देता हूँ ना, सब चीजें। ठीक है, ओके। तो और देखिए सर, तो बच्चे भी जो है ना सर, जिस एसोसिएशन के आप लीडर हो, उसके एक्चुअली लीडर ये हैं बच्चे, है ना सर। इन्होंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सारे टर्म लिख दिए उसमें। हाँ, उसे कुछ भी बचा दी सर, मतलब है हाँ, ना, सारे टीम को जोड़ोगे तो पैराग्राफ बन जाएगा एनसीईआरटी का। तो कपिल सर से पूछते हैं कि सर हमारे पास 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं हमारे जीनोम में। 3 बिलियन, 10⁻⁹ हाँ, इज बिलियन। है ना। और हमारा जो है जो डीएनए है वो 99.9% जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है सबके साथ में। ओके, तो इसका 0.1%, 0.01% हुआ सर, 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स अलग है। करेक्ट। तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो हाँ बच्चों, यार, पहली बात तो ये समझो, पहला क्वेश्चन वो पूछेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करना क्या चाह रहे हो। अब आप जरा आंसर दो। चलो, ये रैपिड फायर तीसरी तरह से करते हैं, इसको देखते हैं आपको क्या, आपको कहाँ कंफ्यूजन है, मैं वहां पकड़ता हूँ इस बात को। मुझे थ्री बताइए। इंटू टेन रेस टू सिक्स स्टूडेंट, थ्री व्हाट, इंटू टेन रेस टू सिक्स यानी 30 लाख। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या चीज करना चाहते हो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, करना क्या चाह रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो, क्या क्विक चेक करना चाह रहे हो। वो कह रहा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट के पूरे ट्रेट है सर बच्चों में, है ना सर। बिल्कुल तैयार है मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। दे आर स्मार्ट, दे आर वेरी, व्हाट यू वुड से, दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल, है ना सर। तो वो क्या है, हम बेटे एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। अब प्लीज अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव आइडेंटिटी। और फिर आपकी सारी बात समझ में आ गई। आप एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं बच्चे, और इस पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाने के लिए आप सैंपल ऑफ डीएनए का प्रोफाइल बनाएंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कह सकते हैं। तो पहला टर्म हाँ या ना, यस और नो लिखते रहिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग कह दिया मैंने। सही है बच्चे, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो मैं एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं कि बिना किसी शक और शुबा के यही वो आदमी है। एग्री। तो मैं इसमें प्रोफाइल बनाऊंगा। तो जैसे प्रोफाइल किसी और चीज का बनता है, डीएनए का भी प्रोफाइल बनता है। उसके लिए प्रोफाइल बनाने के लिए कोई ना कोई पिक्यूलैरिटीज और फीचर आपको एनोटेट करने पड़ेंगे। अब डीएनए में जब आप ये कह रहे हैं कि डीएनए में बहुत सा डीएनए रिपीटेटिव डीएनए है। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब यह है कि वहां पर कुछ सीक्वेंसेस रिपीट हो रही हैं। एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एटीजीसी, तो मैंने लिखा एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, ये जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट हो रही है। सही है बेटे। इसे आप रिपीटेटिव डीएनए कह रहे हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कह रहे हैं। अब ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ये हो सकता है एक ही जगह रिपीट हो, मतलब इसी जगह पर 5 7 बार 10 बार रिपीट हो रहा है। या ये हो सकता है कि यहां पर रिपीट है, किसी और क्रोमोसोम पर भी यही रिपीट है, किसी तीसरे क्रोमोसोम पर भी यही रिपीट है, इकट्ठे नहीं है। तो अगर इकट्ठे नहीं है तो उसे कहेंगे इंटरस्पर्स्ड। और अगर ये एक के बाद एक है, इकट्ठे हैं, तो इन्हें कहेंगे टेंडम। तो एक को आपने कहा टेंडम रिपीट्स है, एक को आपने क्या कहा बेटे, इंटरस्पर्स्ड है। क्या ये सही है, बोलो बेटे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए बेटे, एक और बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये जो डीएनए है, जिस डीएनए की हम बात कर रहे हैं, ये जीनोम, वो ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। उस वाले पार्ट के डीएनए की बात कर रहे हैं। इसका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होगा। इसका मतलब अलग अलग क्रोमोसोम पर अलग अलग तरह का कंपोजिशन होगा। कुछ जो पर्टिकुलर रिपीट्स है वो एटी रिच हो सकते हैं, कुछ जो है बेटे वो जीसी रिच हो सकते हैं। तो हमने ये कहा कि कुछ रिपीट्स तो एडेनिन थाइमिन रिच है, कुछ ग्वानिन साइटोसिन रिच है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वैरायटी तो आपको देखने को मिलेगी, इस तरह की रिपीट्स आपको उस डीएनए में देखने को नहीं मिलेगी जहां पर आपने प्रोटीन बनाना है, क्योंकि वहां पर बेटे एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड लिखा है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लिखी है, लेकिन वो वहां रिपीट से काम नहीं चलेगा, वहां तो एक्चुअल एक बढ़िया जेनेटिक कोड लिखा होना चाहिए, यहां पर ये रिपीट्स पड़ी हुई है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं जब इसको बेटे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी से अलग करता हूं, तो मेरा जो सारा का सारा वो जो डीएनए है, जो कि बेसिकली क्या कहते हैं, प्रोटीन को कोड करता है, वो एक सिंगल बल्क की तरह से आ जाएगा। वो एक सिंगल बल्क की तरह आ जाएगा, एक सिंगल पीक बनाएगा। और जैसे बेटे फॉर एग्जांपल अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ उसका सैटेलाइट घूमता है जिसे आप मून कहते हैं, तो जब आप क्रोमेटोग्राम या कोई भी सेंट्रीफ्यूगेशन का जब आप कर्व देख रहे हैं, तो आपको एक मेजर पीक दिखाई दे रही है, उसके साथ में आपको कुछ छोटी छोटी पीक्स भी दिखाई देगी। ये जो छोटी छोटी पीक्स है, ये सैटेलाइट डीएनए है। बताइए हाँ या नहीं। ये क्या है बेटे? सैटेलाइट डीएनए है। ये सैटेलाइट डीएनए की डेंसिटी इस बल्क से अलग है, इसका बेस कंपोजिशन अलग है, इसीलिए ये अलग हुआ बेटे सेंट्रीफ्यूगेशन पे। और ये करीब करीब सारा एक साथ, और ये छोटी छोटी पीक्स आनी शुरू हो गई, और इन पीक्स की वजह यह है कि इनका बेस कंपोजिशन एक दूसरे से अलग है। आपको यह समझ में आ गया कि सैटेलाइट डीएनए किसे कहा जाता है। ये जो आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो एक मेजर पीक है और साथ में छोटी छोटी पीक है, आप इसको अपने प्लेनेट सिस्टम से समझिए कि एक प्लेनेट है और उसके चारों तरफ उसके सैटेलाइट घूम रहे हैं। तो बल्ब तो वहां पर आ गया, उसकी एक पर्टिकुलर बेस कंपोजिशन है, हम सब में बेटे वो 99.99% भी करीब करीब एक जैसा है। इसके अलावा वहां पर जो बाकी जगह है, वहां पर एटीजीसी कंपोजिशन अलग अलग है, इसलिए सैटेलाइट आ गए। पहली बात तो ये समझिए। अब ये सैटेलाइट की लेंथ कितनी है? तो ये जो सैटेलाइट की लेंथ है, मान लीजिए ये काफी बड़ी है तो इसे सैटेलाइट कहेंगे। ये बहुत बहुत मान लीजिए छोटी है तो मिनी सैटेलाइट कहेंगे, और बहुत छोटी है तो माइक्रो सैटेलाइट कहेंगे। तो मैंने तीन टर्म इस्तेमाल कर दी, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और सैटेलाइट। ये जो मिनी सैटेलाइट है, इसको मैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहूंगा। तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो है वो मिनी सैटेलाइट्स है। बताइए हाँ या नहीं। बिल्कुल क्लियर है ये बात। अब मुझे एक बात बताइए, ये भी तो हमारे डीएनए का ही पार्ट है, ये भी तो हमारे डीएनए का ही पार्ट है। तो मान लीजिए मेरे पास ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो एक और कॉपी होगी बेटे क्रोमोसोम नंबर 1 की। यहां पर लेटर से ATTGC, ये सीक्वेंस रिपीट हो रही है, ATTGCC GC। तो फिर हमने कहा यहां पर क्या आ गया बेटे? ATTGC, ये टेंडम रिपीट है। कैन यू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग? और हमने कहा यहां पर भी तो यही होगा बेटे, ATTGC और ATTGC, ये दोनों भी तो इनहेरिट होंगे, क्योंकि डीएनए तो पूरा इनहेरिट होता है। तो ये जो VNTR है, ये भी तो अलील की तरह ही काम कर रहे हैं। ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 पर वही है, ये भी क्रोमोसोम नंबर वही वही है। 99.9% डीएनए बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो यहां भी तो होगा। तो जैसे बाकी नॉर्मल अलील्स इनहेरिट होती हैं, VNTR अलील भी तो इनहेरिट होती होंगी। तो क्योंकि ये भी इनहेरिट होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इनका, कि हम कैसे पैटर्निटी डिस्प्यूट वगैरह क्या कर लेते हैं बेटे, ढूंढ लेते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि मेरे सारे सेल उसी जाइगोट से बने हैं, तो सारे के सारे सेल्स में बेटे ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। इससे मैं कहीं से भी सैंपल लेकर के, अगर मुझे डीएनए मिल जाता है एडिक्वेट अमाउंट में, तो मैं उससे बेटे क्या बना सकता हूं? उसका प्रोफाइल बना सकता हूं। तो दो क्वेश्चन समझ लीजिए यहां पर आपकी एनसीईआरटी कह रही है। एक तो बात ये कह रही है कि आप बॉडी में सैंपल मान लीजिए चीक सेल से लेते हैं, या फॉर एग्जांपल किसी और सेल से लेते हैं, तो आप जो है इसी जने का पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या बना रहे हैं। तो आपने कहा कि जी सब में एक ही होगा ना, सब में एक ही होगा, पहली बात तो ये समझ गए। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं पैटर्निटी डिस्प्यूट कैसे सेटल हो जाता है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये इनहेरिट होता है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए बेटे। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल क्लियर है बच्चे। डाउट है, एक बच्चे का डाउट है, पीछे चैट नहीं दिख रही सर। एक बच्चे का चैट, एक एक का डाउट था कुछ। क्या डाउट है? दिस सैटेलाइट एंड क्रोम के स्टार के सैटेलाइट रिलेटेड और नॉट? दिस सैटेलाइट एंड CHROM के STR और की अरे सैटेलाइट अरे रिलेटेड और नॉट? अरे बाद में। तो मैं ये कह रहा हूं कि, क्या कह रहा हूं सर? आप कह रहे थे दो दो एप्लीकेशंस हो गए, एक पैटर्निटी सेटल करने का हो गया और दूसरा दो हाँ, तो इंडिविजुअल्स को दो डिफरेंट। अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूं, इधर देखिए। पहला क्वेश्चन तो ये है, सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, पहला क्वेश्चन समझ लो, आपकी एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूं। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू from an individual show the same degree of polymorphism, they become very useful identification tool in forensic application। कोई जना कहीं से क्राइम करके भाग गया,
उसका कोई टिश्यू, बॉडी का किसी भी पार्ट का कोई टिश्यू हमें वहां सैंपल के तौर पे मिल गया और हमने उससे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डीएनए आइसोलेट कर लिया, तो उससे डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है। उसी तरफ इशारा करेगा, ये उसी आदमी का डीएनए है, ये किसी भी टिश्यू से आप ले लीजिए, इसमें ये सारे के सारे पॉलीमॉर्फिज्म एक ही जैसे मिलेंगे। दूसरी चीज, फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म्स आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ये दूसरा क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। ये दो अलग अलग क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए। राघव, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। हीट किल्ड एस, बेटे ध्यान देना, हीट से किल कर दिया बैक्टीरिया को, लेकिन डीएनए का कुछ नहीं बिगड़ा, वो उसके बाद भी ट्रांसफॉर्म कर रहा था। और इसीलिए आप कहते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल बेटे होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग, वो स्टेबल होना चाहिए। और जब आप डीएनए और आरएनए में कंपेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनती है कि क्यों डीएनए बेहतर जेनेटिक मटेरियल है। बेटे नहीं होता बेटे डिस्ट्रॉय डीएनए इस तरह से। एग्रीड? यस 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 यस, वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट। अब देखिए बेटे, अब देखिए आगे चलते हैं। अगले पैराग्राफ में यहां लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप समझ गए कि वीएनटीआर की भी अलील्स हो सकती है। पहले तो यस और नो बताइए। बेटे डीएनए डिस्ट्रॉय और डीएनए डीनेचरेशन को आप कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ध्यान देना बच्चे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बच्चे का बड़ा अच्छा डाउट है, ध्यान देना जिसने भी पूछा है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा वीक होता है, कलेक्टिवली स्ट्रांग होता है। अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये है बेटे डीनेचरेशन। और कई केसेस में अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो ये रीनेचर भी हो सकता है। इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं बेटे? डीनेचरेशन। अगर आपने डीएनए को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है तो डीएनए डाल दो ना इसके ऊपर। डीएनएज एंजाइम तोड़ देगा बेटे वो सारे बॉन्ड बीच के और इसको छिन्न भिन्न कर देगा, है कि नहीं? वो हो गया बेटे, दोनों में डीनेचरेशन और जो आप सोच रहे हो मेरे ख्याल से एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, दोनों में अंतर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप देखो अगला सुनो, अगला सुनो। अगर किसी जीन की दो या कितनी भी अलील्स हैं, तो किसी जीन की अगर अलील्स हैं, जो लीस्ट फ्रीक्वेंट अलील है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1% है तो वो जीन पॉलीमॉर्फिक है। अब आप ये समझिए जेनेटिक्स में पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर कोई एक कैरेक्टर है और उसके दो ट्रेड्स हैं कम से कम, तो वो ट्रेड जो लीस्ट फ्रीक्वेंट है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम 1% है, तब वो पॉलीमॉर्फिक ट्रेट है। पॉलीमॉर्फिक जीन की कम से कम दो अलील्स हैं, जिस जो सबसे कम अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी भी अगर 1% है तो वो पॉलीमॉर्फिक है। ज्यादातर ट्रेड पॉलीमॉर्फिक होते हैं। स्टैट्स में जब आप 1% की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में 0.01 लिखा जाता है। तो आपकी एनसीईआरटी में देखिए कहीं 0.01 लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। अब आपको यह समझ में आ गया पॉलीमॉर्फिक क्या है? तानिया अभी बताया मैंने आपको, सही है? यस 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 यस, 0.01 का मतलब 1%। इसीलिए मैंने आपको यह बताया कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली। सही है बेटे, बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब यह हुआ, एक और चीज ध्यान रखिएगा बेटे, एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक और चीज ध्यान रखिए। चलिए एक चीज और बताते हैं आपको। थोड़ा सा कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस चीज को समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये एक वीएनटीआर है, ये एक सीक्वेंस है और ये टेंडम है, एक के बाद एक है। तो मैं यहां पर ऐसे बनाया। जिस टाइम पर मियोसिस हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, या ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उस टाइम पर डीएनए पॉलीमरेज स्लिप मार जाता है कई बारी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये बेटे जो चीज बनाता जा रहा है, एक को छोड़ गया आगे बना दी उसने, इसे कहते हैं स्लिपेज। लोग पूछते हैं सर ये वेरिएबल नंबर कैसे हुआ? तो ये वेरिएबल नंबर कैसे हुआ बेटे, ये समझिए कि ये जो एंजाइम है या तो ये स्लिप कर गया, या कई बार ये स्लिप फॉरवर्ड करता है तो छोड़ गया कुछ सीक्वेंस को। मैं यहां से ऐसे जा रहा हूं पढ़ते हुए, बीच में कुछ सीक्वेंस मैंने छोड़ दिया, आगे चला गया। तो इसमें एक वीएनटीआर कम बेटे, इसके साथ में जो नया डीएनए बनेगा उसमें मैं केवल इसको इसको और इसको क्या किया बेटे, शाबाश, रेप्लिकेट किया, इसको करना भूल गया, तो ये स्लिपेज हो गया। या कई बारी बेटे स्लिप हुआ और मुझे ध्यान आया कि यार स्लिप हो गया, मैं वापस आ गया और मैंने एक्चुअली दो बार कर दी। इसका मतलब अब 1 2 3 4 की जगह वो 5 हो गया। तो एक तो ये तरीका है। ज्यादा कॉमन तरीका ये है, ज्यादा कॉमन तरीका ये है कि इनमें अनइक्वल अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से तो ये दो इधर चले गए और यहां से एक ही इधर आया। तो जब एक ही इधर आया और दो वहां चले गए तो एक पर 5 हो गए और एक पर 3 रह गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
मान लीजिए यहां से ये दोनों इधर चले गए साथ वाले पे, और वहां से केवल एक आया, इसे अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, तो दो वजह हो गई बेटे, एक तो स्लिपेज और एक अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। सही है। अब आपको ये समझ में आया ये वेरिएबल नंबर क्यों है? बिल्कुल क्लियर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये वेरिएबल नंबर क्यों है। सही है। अब एक और चीज देखिए बेटे, एक काम और कर लीजिए, थोड़ा सा जो अब हम करेंगे, जिस टेक्निक को जो आपकी एनसीईआरटी में है, वो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है। इस टेक्निक को आरएफएलपी कहा जाता है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। बड़ी रिमोट टेक्निक है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में यही लिखी है। आप पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, उससे काफी आगे बढ़ चुका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन यहां पर देखिए कि हमें यही टेक्निक की बात करनी है। हम वीएनटीआर जो शुरू में एरिक जेफरीज ने इस्तेमाल किया, वो आरएफएलपी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मेरे पास यहां पर स्लीपेज के बाद में लेटस से 5 की बार की रिपीट है, और यहां पर 3 बार की रिपीट है, लेटस से समथिंग लाइक दिस। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आपको? पक्का? बोलो बेटे यस और नो बोलो, ताकि आगे चले। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने बनाना है प्रोफाइल, मैंने बनाना है बेटे एक पॉजिटिव आइडेंटिटी। ये मेरी मर्जी है कि मैं कौन सी वीएनटीआर सेलेक्ट करूं। मुझे पता है क्रोमोसोम नंबर 1 पर क्या वीएनटीआर है, सब ह्यूमंस में होगी। मुझे पता है क्रोमोसोम नंबर 6 पर कौन सी रिपीट है, पता है ना बेटे, जीनोम सीक्वेंस हो चुका है। हमें पता है बेटे कौन सी रिपीट कहां पर पड़ी है, ये तो पता है। हम बेटे, हम केवल कुछ वीएनटीआर मिला लेना चाहते हैं। अगर मैंने केवल 8-10 वीएनटीआर मिला दी तो पॉजिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये कोई मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड काम नहीं कर रहा हूं, मुझे केवल केवल क्या करना है बेटे, पॉजिटिव आइडेंटिटी बनानी है। तो मुझे दो प्रोफाइल को आपस में मिलाना है, और वो प्रोफाइल किसका बेटे, वीएनटीआर का। अब आपको वो फीचर समझ में आ गया कि मैं डीएनए प्रोफाइल में क्या फीचर इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास जो सैंपल है, उसमें जो डीएनए है, उसमें कौन सी वीएनटीआर है, और उसका मैं एक प्रोफाइल बना करके किसी और चीज से उसको मैच करके पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं। मेरा काम 8-10 वीएनटीआर में चल जाएगा। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी वीएनटीआर चूज करूं, क्योंकि मैं ये टेस्ट कर रहा हूं, मुझे पॉजिटिव आइडेंटिटी बनानी है। मैं अपनी सुविधा के हिसाब से काम करूंगा। हर एक पे रहता है बेटे, लेकिन हम जो है अपनी मैंने वही कहा, हम अपनी उससे करेंगे। सो आरबीसी लैक न्यूक्लियस, हाउ कैन वी यूज इट? नॉट एट ऑल, वी डू नॉट यूज आरबीसी। अगर कहीं पर सीन ऑफ क्राइम पर खून के छींटे पड़े हुए हैं, तो डब्ल्यूबीसी से निकाल लीजिए बेटे डीएनए, आरबीसी से मत निकालिएगा। आरबीसी में केवल न्यूक्लियस ही नहीं होता, डीएनए भी नहीं होता, वहां माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। तो आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में केवल डी, आप ये मत कहिए कि न्यूक्लियस नहीं है, आप ये कहिए डीएनए नहीं होता। डब्ल्यूबीसी तो होगा बेटे, उसे निकाल लीजिए। सही है। अब देखिए बेटे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्योंकि मुझे सेलेक्ट करनी है कौन सी वीएनटीआर का मुझे प्रोफाइल बनाना है, तो मैंने पूरे जीनोम में वो वीएनटीआर ली जिसकी फ्लैंक में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है। आपको 1 मिनट में क्लियर हो गया होगा आरएफएलपी, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। तो मैं बेटे उस वीएनटीआर को ले रहा हूं जिसकी फ्लैंक में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है बेटे। अब काट लो आप डीएनए, जो आपने वो स्टेप किया है। तो दोनों अलग अलग लेंथ की फ्रेगमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी? बेटे ये बड़ी फ्रेगमेंट बनेगी, ये छोटी फ्रेगमेंट बनेगी। तो आपने बेटे ये वाला वीएनटीआर लिया ना, जिसकी फ्लैंक में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट हजारों होंगी, मुझे करना ही कुछ नहीं, मुझे तो 8-10 मिलानी है, और मुझे पता है ये सीक्वेंस क्या है। तो मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब भी बना सकता हूं ना। तो अगर ये एटीजीसी है, तो मैंने टीएसीजी एक बेटे जेनेटिक प्रोब बना दिया। और मैंने बेटे जिस टाइम कट किया डीएनए को, तो ये जो फ्रेगमेंट है ये अलग अलग लेंथ की बनी। अलग अलग लेंथ की इसलिए बनी क्योंकि इनमें स्लिपेज भी हुआ था, अनइक्वल क्या हुआ था बेटे, क्रॉसिंग ओवर। ये टेंडम रिपीट्स अलग अलग नंबर की है। मैंने उस वीएनटीआर को सेलेक्ट किया जिसकी फ्लैंक में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है। अब मुझे पता है कि डीएनए की फ्रेगमेंट्स के अलग अलग लेंथ है। आपको पता है आरएफएलपी में आपने करना क्या है, डीएनए को आइसोलेट करिए प्योर फॉर्म में किसी भी सैंपल से, ये आपको एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने बताया था। उसे कट कीजिए बेटे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अलग अलग साइज की फ्रेगमेंट बनेगी। क्यों बनेगी आपको समझ में आ गया। फिर आपको यह बताया कि अलग अलग साइज की फ्रेगमेंट को अलग कैसे किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूव कर दीजिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब आपने इनको सेपरेट कर दिया, तो ये अपने साइज के हिसाब से सेपरेट हो जाएंगे। जो ज्यादा बड़ी फ्रेगमेंट है वो पास ही रह जाएगी साइट ऑफ इंट्रोडक्शन के, छोटी फ्रेगमेंट आगे चली जाएगी।
फिर आपने इसको आपने ट्रांसपोर्ट किया एक मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जब आप जेल से इसको मेम्ब्रेन के ऊपर लेकर के जाते हैं, पहले आपने इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया, एल्कली से ट्रीट करिए, और फिर उसको आपने एक मेम्ब्रेन पे ले गए। इस टेक्निक को ब्लॉट कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ समथिंग फ्रॉम जेल टू अ मेम्ब्रेन। इस चीज को ब्लॉटिंग कहते हैं। अगर आप ये डीएनए के साथ कर रहे हैं तो ये बेटे सदर्न ब्लॉटिंग है, साइंटिस्ट का नाम था ईएम सदर्न, उन्होंने दिया। अगर आरएनए कर रहे हैं तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, और प्रोटीन कर रहे हैं तो वेस्टर्न ब्लॉट। अब आपके पास सिंगल फ्रेगमेंट्स इधर आ गई, सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स, इसको थोड़ा पका लीजिए, इसका मतलब फिक्स हो जाएंगी फ्रेगमेंट्स उसके ऊपर। अब आपको पता है आपने क्या ढूंढनी है, सारा का सारा डीएनए कटा होगा बेटे। बिल्कुल। आप एक आपका एक और देखो, एक कंफ्यूजन दूर करता हूं। जब आप डीएनए काटोगे तो सारा कटेगा, और सारी फ्रेगमेंट्स बेटे एक दूसरे से अलग हो रही होंगी, वो सारी फ्रेगमेंट्स पड़ी होंगी यहां पर। आपने तो अपने काम की ढूंढ के निकालनी है ना, वो तो आपको पता है कौन सी है। और आपने जब आप जो प्रोब ऐड करेंगे, वो प्रोब आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा उस सीक्वेंस के जो आपने ढूंढनी है, उसकी दो कॉपीज होंगी। तो मान लीजिए एक यहां जाकर के जुड़ा और एक यहां जाकर के जुड़ा, तो आपने इसका ये प्रोफाइल बना लिया बार कोड की तरह कि ये 4 की रिपीट है, ये 11 की रिपीट है, ये ज्यादा दूर नहीं गई। तो आपने कहा क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर जो है इसमें 4 की रिपीट, इसमें 11 की रिपीट, क्रोमोसोम नंबर 2 पर ये 6 की रिपीट, और ये मान लीजिए 9 की रिपीट। इस तरह से आपने एक प्रोफाइल बना लिया। बेटे हमें पता है, हमारे पास तो पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस पड़ा हुआ है बच्चे। तभी तो मैं कह रहा हूं बेटे, हमें तो हमारे को पता है बेटे। एग्रीड। तो जनरली कहते ये हैं कि एक बेटे वीएनटीआर मिल जाए, जो अभी पूछ रहे हैं, तो ये 250 में 4 में 1 की प्रोबेबिलिटी है। और अगर बेटे 4 मिल जाए तो ये करीब 250 की प्रोबेबिलिटी है। 250 लोगों में एक बार हो सकता है 2-3 मिल जाए। लेकिन अगर आप बेटे 20 मिला दें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 इन मिलियन मिलियन है। तो इसीलिए हम कहते हैं 7-8 अगर हो गया तो मान लीजिए 1/100 प्रोबेबिलिटी है कि 100 लोगों में एक वीएनटीआर एक जैसी होगी। तो अब आप 10 सोच लीजिए, 1/100 होल रेज टू द पावर 10। कैन यू इमेजिन द नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट? 1/100 होल रेज टू द पावर 10। कैन यू थिंक द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? सो इतनी जबरदस्त चीज है बेटे कि आप केवल 7-8 मिलाएंगे तो आपको पॉजिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब आपको पता है आपने क्या किया, सैंपल उठाया, आपने बेटे उसको कट किया, डीएनए को प्योर फॉर्म में आइसोलेट किया, उसे कट किया, सेपरेट किया, ब्लॉट किया, हाइब्रिडाइज किया, और ऑटो रेडियोग्राफी से देख करके प्रोफाइल बना दिया। अब हुआ ये, मान लीजिए सीन ऑफ क्राइम पर आपको बुलाया गया, आप फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं, वहां पर आपको एक सैंपल मिला, आपने उस सैंपल से डीएनए आइसोलेट करके उसका प्रोफाइल बना लिया। इसके क्रोमोसोम नंबर 1 पर कितने कितने की रिपीट है, इसके क्रोमोसोम नंबर 7 पर कितने कितने की रिपीट है, ये जो बार कोड का डायग्राम है, आपने इसका एक प्रोफाइल बना के रख दिया। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ के रखा हुआ है, दोनों सस्पेक्ट हैं, और वो आपसे पूछ रहे हैं बताइए कौन हो सकता है। तो आपने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे पास ले आइए। आपने दोनों का डीएनए सैंपल लिया, उसका प्रोफाइल बनाया और मिला लिया। सारे मिलने चाहिए बेटे। अगर एक भी प्रोफाइल, एक भी बेटे अलग है, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल नहीं है। सो ऑल शुड बी देयर। अगर पैटर्निटी डिस्प्यूट की बात है तो या तो मदर या फादर दोनों में बेटे क्या मिल जानी चाहिए, सारे के सारे बेटे वीएनटीआर मिल जाने चाहिए। तो वीएनटीआर मिनी सैटेलाइट को कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, डीएनए प्रोफाइलिंग में करते क्या है, तो हम कहेंगे जी मैचिंग करते हैं, पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाते हैं। कौन सा डीएनए इस्तेमाल करते हैं, आप कहेंगे सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए का पार्ट है। सैटेलाइट का मतलब क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि माइक्रो सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट है, या सैटेलाइट है। मिनी सैटेलाइट को क्या कहते हैं, वीएनटीआर कहते हैं। वीएनटीआर कैसे, टेंडम है, रिपीट एक के साथ एक है। फिर इसमें आपने ये कहा कि इसकी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, वो आपको समझ में आ गया। सारे के सारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं सब में आइडेंटिकल होगा, इसलिए पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। इनहेरिट होता है एलील की तरह से, पैटर्निटी डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है। डेंसिटी ग्रेडियंट में आपने कहा कि एक पीक और उसकी सैटेलाइट पीक्स आएंगी, ये एटीजीसी के बेस पेयर पे आपको समझ में आ गया। टेक्निक आपने क्या इस्तेमाल करनी है, आरएफएलपी। आरएफएलपी में डीएनए को आइसोलेट करिए, एवरी मैक्लॉड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट याद कीजिए। उसके बाद आइसोलेट करके उसे कट कर दीजिए, कट करके अलग अलग साइज की फ्रेगमेंट बनेगी। अभी आपको दिखाया कि केवल वही आप वीएनटीआर में इंटरेस्टेड है जिसपे आपके फ्लैंक में क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड है। पूरा डीएनए कटने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, हमें तो केवल अपने काम की चीज ढूंढ के निकालनी है। उसको आप सेपरेट करिए साइज के हिसाब से, एगार जेल पे ब्लॉट करिए, आप कहां ले जाइए, सेलुलोस मेम्ब्रेन पर, और उसे बेटे हाइब्रिडाइज कराइए प्रोब से कॉम्प्लीमेंट्री, और उसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी से चेक करके प्रोफाइल बना करके रख लीजिए और पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाइए। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। क्या हुआ भाई लोग, पहला डोज मिल गया आज का, 3 टॉपिक मजबूत हो गए। हाँ, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का बिल्कुल आइडेंटिकल होगा बेटे, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। सो वी आर 1 आवर इनटू इट, तो वी शुड एंड इट हियर। यस यस, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि पहले तो ये बता दीजिए बेटे, इज इट यूजफुल? पहले तो ये बताइए, क्या ये यूजफुल था? पहले तो सर डायरेक्ट फीडबैक ले लेते हैं। डू यू वांट मोर दीज टाइप ऑफ सेशंस?
हमारा नेता कैसा हो, कपिल गुप्ता जैसा हो, मेरे से पूछ लीजिए सर। आई एम रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स। ऐसे कम से कम 10 सेशन करा दीजिए, उसके ऊपर जितने भी आप कराएंगे वी विल से थैंक यू एंड विश यू ऑल द गुड हेल्थ। थैंक यू। तो मुझे वो है ना, 3 3 टॉपिक का एक कंपेंडियम बना लो सर, है ना, एंड वी विल डू इट। ठीक है, तो आप बता दीजिए नेक्स्ट 3 टॉपिक हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा बोर्ड और ले आता हूँ, छोटा सा, जिसपे मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे पकड़ के हाँ लिख, मेरे पास है एक बोर्ड, सो वी विल यूज द हाँ, बोर्ड हियर एज सच। आई थिंक दैट कैन बी डन, है ना, क्योंकि वो कुछ ठीक है। डायग्राम बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो इनको आप एक दो पेडिग्री कराना चाहते हैं क्या? मैं एक तो पेडिग्री के वीडियो डाल देता हूँ, पेडिग्री में दुखी होते रहेंगे मतलब में। मतलब अब देखो क्या है ना सर, इनका अब जनरली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये वो टॉपिक्स होंगे जिनमें प्रॉब्लम होगी, है ना। और मुझे नहीं लगता पहले 2 यूनिट्स में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। प्लांट लाइफ साइकिल मैं देख रहा हूँ, वो मैं करा ही दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा। ठीक है, तो प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ साइकिल सिलेबस तो हटा नहीं दी थी क्या सर? नहीं वो सर, वो असल में चक्कर क्या है, एक बार ये पता ही होना चाहिए, जो हाँ, जो गैमेट बनाएगा वो गैमेटोफाइट है, जो स्पोर बनाएगा वो स्पोरोफाइट है। बस ये ध्यान रखना है इनको, मैं वो बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है। तो एक बार ही बहुत आसान है वो, और एक बार उस तरह से पढ़ेंगे तो आप कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी, वो ठीक है। दैट वुड बी क्लियर। है ना, एप्लॉयड डिप्लॉयड के चक्कर में मैं कह रहा हूँ, गैमेट जो बनाएगा गैमेटोफाइट है, जो स्पोर बनाएगा स्पोरोफाइट है। स्पोर जो बनाएगा बेटे उसमें स्पोर बनेंगे, स्पोर जब बनेंगे तो स्पोरेंजियम होगा, स्पोरेंजियम होगा तो स्पोरोफिल होगा। स्पोरोफिल का मतलब है कि एक पत्ती है सर, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास वो है क्या, क्या कहते हैं, एक कोई वो है क्या सर, कोई कोई लीफ है क्या आसपास प्लांट में? मेरे पास है, मैं लेके आया। पीटीओल के साथ लाना सर, पीटीओल के साथ, मतलब पूरे डंडे के साथ उसको। तो इस काम को बेटे करा जा सकता है। अब जो है इसका, इसको आपने ये सोचना है कि, इसको ये सोचना है कि व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, है ना। आई कैन स्पीक फॉर 2 3 आवर्स कंटिन्यूअसली, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, मतलब हर 1 2 दिन बाद किया जा सकता है अगर आपको यूजफुल है। क्योंकि ऑलवेज 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 बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर ओन टाइम। तो देखिए बेटे, मेरे पास एक एसआर मिल गई, मिलाने दो, पत्ती और नहीं है? शर्मा, हम लोग है ना कंक्रीट जंगल में बैठ गए हैं, अभी कोई तो गया मेरे है पास है सर, मेरे पास है। आपके पास? हाँ तो ये जो है ना, ये एक पत्ती है, इसमें ये बीच में एक मिड रिब है ना सर। हाँ, ये मिड रिब है, तो मैं यहां से इसके मार्जिन को यहां तक जोड़ देता हूं, और यहां से ठीक मोल्ड है। करके यहां पर जोड़ देता हूं। कैन यू इमेजिन व्हाट हैज हैपेंड? कपिल सर, एक स्टूडेंट चाहिए, आप तो दिखो मुझे। अच्छा सर, हाँ, ओके, तो मैंने ये कहा, आप समझ गए सर, मैंने क्या किया है, यहां से इसको बीच में जोड़ दिया है ऐसे, ठीक है। है ना। तो अगर आप देखो तो ये जो है इनको एंथर जैसा दिखाई देगा, स्टेवन जैसा, है ना सर। तो ये आपको बाई लोड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये स्पोर बनाएगा। तो इसे आप माइक्रोस्पोरोफिल कह दो। फिल का मतलब बेटे क्या है? फिल का मतलब क्या है बेटे? पत्ती है ना। अब आप एक काम करिए, इसको उल्टा करके और इन मार्जिन को जोड़ दीजिए, केवल मार्जिन को, बीच में नहीं जोड़ना है, ऐसे मार्जिन को जोड़ दीजिए। अब ये क्या हुआ बेटे? अब आप ये देखिए, ये आपको बेटे मेगास्पोरोफिल जैसी चीज देखिए, ये देखिए, ये बेटे ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है बेटे? स्टाइल। ये क्या है बेटे? ओवरी। और इसमें बेटे ये वेंट्रल सूचर है, इसको अंदर कहते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के ऊपर बेटे क्या होंगे? ओव्यूल अटैच होंगे। मटर का दाना खोल के देखिए, तो वो बेटे आपको क्या दिखाई देगा? सीड दिखाई देगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो एक बार बेटे इस तरह के काम हम कर लेंगे, कोई ऐसा, दिस इज इजी इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग, देन इट इज इजी। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब मुझे समझ में आ गया कि यार स्पोरोफिल किसे कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल किसे कहेंगे, मेगा स्पोरेंजियम किसे कहेंगे, मेगा स्पोर किसे कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहेंगे। तो ये सब काम किया जा सकता है, एंड वी विल डू इट सर। आप करके रखिए इसको, है ना सर। तो हमारा फिर अब प्लान क्या है? वी आर गोइंग टू मीट टुमारो एट 6 p.m. हाँ ठीक है सर। ओके, ऑलराइट गाइस, वी विल मीट टुमारो एट 6 p.m. बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू।